यदि हमारे पूर्वज युद्ध हारते ही रहे तो हम 1200 साल से जिंदा कैसे हैं? आजकल लोगों की एक सोच बन गई है कि राजपूतों ने लड़ाई तो की, लेकिन वे एक हारे हुए योद्धा थे जो कभी अलाउद्दीन, बाबर, अकबर और कभी औरंगजेब से हारे। क्या सच में ऐसा ही है? यहाँ तक कि समाज में भी कई ऐसे दिग्भ्रमित राजपूत हैं जो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे कालजयी योद्धाओं को महान तो कहते हैं, लेकिन उनके मन में ये हारे हुए योद्धा ही हैं। महाराणा प्रताप के बारे में ऐसी पंक्तियां गर्व के साथ सुनाई जाती हैं, जीत हार की बात न करिए, संघर्षों पर ध्यान करो। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं और कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। सच बात यह है कि हमें वही इतिहास पढ़ाया गया जिनमें हम हारे हैं, इससे हमारा मनोबल कम हो। ये कुकृत्य चाटुकार वामपंथियों द्वारा किया गया। मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिनमें से मात्र एक युद्ध में पराजित हुए और उसी युद्ध के बारे में आज दुनिया जानती है। उसी युद्ध से राणा सांगा का इतिहास शुरू किया जाता है और उसी पर खत्म कर दिया जाता है। मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिनमें से मात्र एक युद्ध में पराजित हुए और आज उसी एक युद्ध के बारे में हम सब जानते हैं। उसी युद्ध से राणा सांगा का इतिहास शुरू किया जाता है और उसी युद्ध पर उनका इतिहास खत्म कर दिया जाता है। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गागरोन, बयाना, ईडर, खतौली जैसे युद्धों की बात तो आती है तो शायद हम बता भी नहीं पाएंगे। अगर बता भी पाए तो उतना नहीं बता पाएंगे जितना कि खानवा के युद्ध के बारे में हम सब बता सकते हैं। भले ही खतौली के युद्ध में राणा सांगा अपना एक हाथ व एक पैर गंवाकर दिल्ली के इब्राहिम लोधी को दिल्ली तक खदेड़ दिया, पर वो मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर को भागना पड़ा, तब भी वह युद्ध एकमात्र गौड़ है। इन सब के लिए मायने रखता है तो खानवा का युद्ध, जिसमें मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात आती है तो तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन का युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। उससे पहले उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में कितना हम सब जानते हैं। इसी तरह महाराणा प्रताप की बात आती है तो हल्दी घाटी का नाम सबसे पहले सुनाई देता है। हालांकि इस युद्ध के परिणाम शुरू से विवाद में रहे। कभी इसे अनिर्णित माना गया, कभी अकबर को विजेता माना तो कभी महाराणा प्रताप को विजेता माना गया। फिर भी महाराणा प्रताप ने गोकुंदा, चावंड, मोही, मदारिया, कुंभलगढ़, ईडर, मांडल, दिवेर जैसे कुल 21 बड़े युद्ध जीते व 300 से अधिक मुगल छावनियों को ध्वस्त किया। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में लगभग 50 दुर्ग थे, जिनमें से लगभग सभी पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। 26 दुर्गों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखे गए, जैसे उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा गया तथा चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अकबराबाद रख दिया गया। फिर कैसे आज हम उदयपुर को उदयपुर के नाम से ही जानते हैं, यह हमें कोई नहीं बताता। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए, कई ग्रंथ लिखे, विजय स्तंभ बनवाया, ये हम जानते हैं। पर क्या आप उनके द्वारा लड़े गए गिनती के 4-5 युद्धों के नाम भी बता सकते हैं? महाराणा कुंभा ने मांडलगढ़, नारायणा, मांडू, गागरोन, आमेर, नागौर, बूंदी, डूंगरपुर 100 से अधिक युद्ध लड़े व अपने पूरे जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजय का मुख नहीं देखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात आती है तो सिर्फ 3 युद्धों की चर्चा होती है। अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को पराजित किया। बहादुर शाह ने राणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता। अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया। क्या इन 3 युद्धों के अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कोई और हमले नहीं हुए? बहुत से लोग हमें ज्ञान देते हैं कि राजपूतों के पूर्वजों ने सही रणनीति से काम नहीं किया, घटिया हथियारों का इस्तेमाल किया, इसीलिए हमेशा हारे हैं। अब उन्हें किन शब्दों में समझाएं कि उन्हीं हथियारों से राजपूतों ने अनगिनत युद्ध जीते हैं, मातृभूमि का लहू से अभिषेक किया है,
सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शत्रुओं की आग उगलती तोपों का अपनी तलवारों से सामना किया है और बार बार शत्रुओं को धूल चटाई है। भारत में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। इनमें से एक नाम था समुद्रगुप्त, जिसका नाम इतिहास के एक कोने में ही सिमट कर रह गया, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वो इन मुगलों को भगा भगा कर कुत्तों की तरह मारा, अफगान इराक कहीं भी नहीं छोड़ा, इनकी बेटियों को उठा लाया, साथ में ईरान इराक दहेज में लेके आया, साथ ही 3 बार विश्व विजय के लिए निकला था, लेकिन ऐसे योद्धा को गुमनाम कर दिया गया। हम जानते हैं कि वास्तव में हमारा इतिहास भारत से प्रेम करने वाली विचारधारा ने लिखा ही नहीं है और कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण इतिहास को मान्यता भी मिली है। हमारे देश में अब इतिहास का विद्वानों द्वारा पुनः मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि हम और आप अपने गौरवशाली भारत के चक्रवर्ती सम्राटों और महापुरुषों के बारे में वास्तविक इतिहास पढ़ सकें और आने वाली पीढ़ियां हमें वही समझे जो वास्तव में हम थे और हिंदुस्तान के उन वास्तविक वीरों को सत सत नमन कर सके।